विदेशी ताकतों को परास्त किया कि नहीं किया? भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया? हम ही तो थे, हमारे ही तो पूर्वज थे जिन्होंने ये सामर्थ्य दिखाया था। समय की मांग है। सत्ता के बिना, शासन के बिना, शस्त्र के बिना, साधनों के बिना भी इतनी बड़ी सल्तनत को हटाने का काम अगर हिंदुस्तान की जनता कर सकती है तो हम भाइयों बहनों क्या गरीबी को हटा नहीं सकते? क्या हम गरीबी को परास्त नहीं कर सकते? क्या हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीत नहीं सकते? मेरे 125 करोड़ मेरे प्यारे देशवासियों, आओ आओ हम संकल्प करें, हम गरीबी को परास्त करें, हम विजयश्री को प्राप्त करें, भारत से गरीबी का उन्मूलन हो, उस सपनों को लेकर के हम चले। और पड़ोसी देशों के पास भी यही तो समस्या है। क्यों न हम सार्क देशों के सभी साथी दोस्त मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का की योजना न बनाएं? हम मिलकर के लड़ाई लड़ें, गरीबी को परास्त करें। एक बार देखें तो सही, मरने मारने की दुनिया को छोड़ करके जीवित रखने का आनंद क्या होता है। यही तो भूमि है जहां सिद्धार्थ के जीवन की घटना थी। एक पंछी को एक भाई ने तीर मार दिया और एक दूसरे भाई ने तीर निकाल करके बचा लिया। मां के पास गए, पंछी किसका, हंस किसका? मां ने पूछा मारने वाले का, बचाने वाला। मां ने कहा बचाने वाले का। मारने वाले से बचाने वाले की ताकत और होती है, और वही तो आगे जाकर के बुद्ध बन जाता है, वही तो आगे जाकर के बुद्ध बन जाता है। और इसलिए मैं पड़ोस के देशों से मिलजुल करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लड़ने के लिए सहयोग चाहता हूं, सहयोग करना चाहता हूं। और हम मिलकर के, सार्क देश मिलकर के हम दुनिया में अपनी अहमियत खड़ी कर सकते हैं। हम दुनिया में एक ताकत बन के उभर सकते हैं। आवश्यकता है हम मिलजुल करके चले, गरीबी से लड़ाई जीतने का सपना लेकर के चले, कंधे से कंधा लेकर के चले। मैं भूटान गया, नेपाल गया, सार्क देशों के सभी महानुभाव शपथ समारोह में आए। एक बहुत अच्छी शुभ शुरुआत हुई है। सुनिश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, मेरा विश्वास है। और देश और दुनिया में भारत की ये सोच, हम देशवासियों का भला करना चाहते हैं और विश्व के कल्याण में काम आ सके, ऐसा हिंदुस्तान हाथ फहराना चाहता है। इन सपनों को लेकर के पूरा करके आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त को देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प लेकर के चलेंगे। हम देश के लिए काम आए, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास दिलाता हूं, यह देश उसकी एक नियति है, विश्व कल्याण की नियति है। ये विवेकानंद जी ने कहा था, यह नियति को पूर्ण करने के लिए यह भारत का जन्म हुआ है, यह हिंदुस्तान का जन्म हुआ है। इसकी परिपूर्ति के लिए 125 करोड़ देशवासियों ने तन मन से मिलकर के राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार देश के सुरक्षा बलों को, देश के अर्धसैनिक बलों को, देश के सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मां भारती की रक्षा के लिए उनकी तपस्या, त्याग, उनके बलिदान, उनका गौरव करता हूं। और मैं देशवासियों को कहता हूं, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हम जागते रहो, सेना जाग रही है, हम भी जागते रहें और देश नए कदम की ओर आगे बढ़ता रहे। इसी एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। सभी मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे
वंदे। आजादी के पावन पर्व पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंद्रह अगस्त का ये सवेरा मामूली सवेरा नहीं है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वातंत्र पर्व का सवेरा है। ये सवेरा 125 करोड़ देशवासियों के सपनों का सवेरा है। यह सवेरा 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प का सवेरा है। और ऐसे पावन पर्व पर जिन महापुरुषों के बलिदान के कारण, त्याग और तपस्या के कारण सदियों तक भारत की अस्मिता के लिए जूझते रहे, अपने सर कटवाते रहे, जवानी जेल में खपाते रहे, यातनाएं झेलते रहे, लेकिन सपने नहीं छोड़े, संकल्प नहीं छोड़े। ऐसे आजादी के स्वातंत्र सेनानियों को मैं आज कोटि कोटि वंदन करता हूं। पिछले दिनों हमारे देश के अनेक गणमान्य नागरिकों ने, अनेक युवकों ने, साहित्यकारों ने, समाज सेवियों ने, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, विश्व भर में भारत का माथा ऊंचा करने का अभिनंदनीय कार्य किया है। अनगिनत वो लोग हैं जिनको मैं आज लाल किले की प्राची से भारत का माथा ऊंचा करने के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। विश्व के सामने भारत की विशालता, भारत की विविधता, इसके गुणगान होते रहते हैं। लेकिन जैसे भारत की अनेक विशेषताएं हैं, भारत में अनेक विविधताएं हैं, भारत की विशालता है, वैसे ही भारत के जन जन में सरलता भी है और भारत के कोने कोने में एकता भी है। और यही हमारी पूंजी है, यही हमारे राष्ट्र की शक्ति है। हमारे देश की शक्ति को सदियों से संजोया गया है। हर युग में उसे नया निखार देने का प्रयास हुआ है। समय की आवश्यकता के अनुसार भविष्य के सपनों को साकार करने की आवश्यकता के अनुसार उन्हें ढाला गया है, उन्हें पनपाया गया है और उससे चिर पुरातन परंपराओं के बीच नित्य नूतन संकल्पों के साथ
यह देश आज यहां पहुंचा है। हमारी एकता, हमारी सरलता, हमारा भाईचारा, हमारा सद्भाव, ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को कभी दाग नहीं लगना चाहिए, कभी उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर देश की एकता बिखर जाए तो सपने भी चूर चूर हो जाते हैं। और इसलिए चाहे जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें किसी भी रूप में जगह नहीं देनी है, पनपने नहीं देना है। और जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें विकास के अमृत से मिटाना है, विकास के अमृत धारा पहुंचानी है और विकास की अमृत धारा से एक नई चेतना प्रगटाने का प्रयास करना है। भाइयों बहनों, यह देश टीम इंडिया के कारण आगे बढ़ रहा है। और यह टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासियों की बृहद टीम है। क्या कभी दुनिया ने सोचा है कि 125 करोड़ देशवासियों की एक टीम जब टीम बनकर के लग जाती है तो वो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, वे राष्ट्र को बनाते हैं, वो राष्ट्र को बढ़ाते हैं, वे राष्ट्र को बचाते भी हैं। और इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वह ये 125 करोड़ की टीम इंडिया के कारण है और टीम इंडिया के आभारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के इस पावन पर्व पर 125 करोड़ देशवासियों को, विश्व में फैले हुए सभी भारतीयों को लाल किले की प्राचीर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजादी का ये पर्व 70वां वर्ष एक नया संकल्प, नया उमंग, नई ऊर्जा, राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प पर्व है। आज हम जो आजादी की सांस ले रहे हैं, उसके पीछे लक्षावधि महापुरुषों का बलिदान है, त्याग और तपस्या की गाथा है। जवानी में फांसी के फंदे को चूमने वाले वीरों की याद आती है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, अनगिनत महापुरुष जिन्होंने देश की आजादी के लिए अविरत संघर्ष किया और उसी का नतीजा है कि आज हमें स्वराज में
आजादी की सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत एक चिर पुरातन राष्ट्र है। हजारों साल का इतिहास है, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत है। वेद से विवेकानंद तक, उपनिषद से उपग्रह तक, सुदर्शन चक्रधारी मोहन से लेकर के चरखाधारी मोहन तक, महाभारत के भीम से लेकर के भीमराव तक एक लंबी हमारी इतिहास की यात्रा है, विरासत है। अनेक उतार चढ़ाव इस धरती ने देखे हैं। अनेक पीढ़ियों ने संघर्ष किया है। अनेक पीढ़ियों ने मानव जात को महामूल्य देने के लिए तपस्याएं की है। भारत की उम्र 70 साल नहीं है, लेकिन गुलामी के कालखंड के बाद हमने जो आजादी पाई, एक नई व्यवस्था तक के तहत हमने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ये यात्रा 70 साल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया। अब हम सबका दायित्व है देश को श्रेष्ठ बनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करने का हम लोगों ने निरंतर प्रयास करना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वराज ऐसे नहीं मिला है। जुल्म बेशुमार थे, लेकिन संकल्प अड़ी थे। हर हिंदुस्तानी आजादी के आंदोलन का सिपाही था। हर एक का जज्बा था देश आजाद हो सकता है हर किसी को बलिदान का सौभाग्य नहीं मिला हो सकता है हर किसी को जेल जाने का सौभाग्य न मिला हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी संकल्पबद्ध था। महात्मा जी का नेतृत्व था। सशस्त्र क्रांतिकारियों के बलिदान की प्रेरणा थी, और तब जाकर के स्वराज प्राप्त हुआ है। लेकिन अब स्वराज्य को सुराज्य में बदलना, ये 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अगर स्वराज बलिदान के बिना नहीं मिला है, तो सुराज भी त्याग के बिना, पुरुषार्थ के बिना, पराक्रम के बिना, समर्पण के बिना, अनुशासन के बिना संभव नहीं होता है। और इसलिए 125 करोड़ देशवासियों के सुराज्य के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी विशेष जिम्मेवारियों की ओर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ना होगा। पंचायत हो या पार्लियामेंट हो, ग्राम प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, हर किसी को, हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सुराज्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को निभाना होगा।
बाजी भी बहुत होती है, आक्षेप प्रति आक्षेप भी बहुत होते हैं। हर कोई एक दूसरे को गाली देने में लगा रहता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं साफ मानता हूं कि कश्मीर में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, अलगाववादी, मुट्ठी भर अलगाववादी, ये अलगाववादी जिस प्रकार के नए नए पैंतरे रचते रहते हैं, लेकिन उस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे दिमाग में विषय साफ है। न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। और 1.25 करोड़ देशवासी यही परंपरा से पला बढ़ा है। और इसलिए न गाली से न गोली से परिवर्तन होगा, गले लगा करके। और उस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ कोई भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। आतंकवादियों को बार बार हमने कहा है कि आप मुख्य धारा में आइए। भारत के लोकतंत्र में आपकी बात करने के लिए पूरा अधिकार है, पूरी व्यवस्था है। और मुख्य धारा ही है जो हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा भर सकती है। और इसलिए और मुझे खुशी है कि हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों से, खास करके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में नौजवान वापिस आए, सरेंडर किए, मुख्य धारा में आने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया है। सीमा की रक्षा के लिए हमारे जवान तैनात हैं। मुझे खुशी है कि आज भारत सरकार एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च कर रही है जो गैलेंट्री अवार्ड विजेता है, हमारे देश को गौरव दिलाने वाले लोग हैं, उनकी पूरी जानकारियों के साथ आज एक गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त करने वालों पर आधारित एक पोर्टल भी प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे देश की नई पीढ़ी को हमारे इन वीर बलिदानियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती है। टेक्नोलॉजी की मदद से देश में ईमानदारी को बल देने का हम लोगों का भरपूर प्रयास है। काले धन के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को इंटरवीन करते हुए, आधार की व्यवस्था को जोड़ते हुए ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में अनेक विध सफल प्रयास किए हैं। और दुनिया के अनेक लोग भारत के इस मॉडल की चर्चा भी करते हैं और उसका अध्ययन भी करते हैं। सरकार में भी खरीदी करने में अब छोटा सा व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ गांव का व्यक्ति भी सरकार को अपना माल सप्लाई कर सकता है, अपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है। उसको बड़े की जरूरत नहीं, बिचौलिए की जरूरत नहीं है। जेम नाम का एक पोर्टल बनाया है, GEM, उसके द्वारा गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है। बहुत सारी मात्रा में ट्रांसपेरेंसी लाने में सफलता मिली है। भाइयों बहनों, सरकार की योजनाओं में रफ्तार बढ़ी है। जब सरकार किसी काम में विलंब हो जाता है तो सिर्फ वो प्रोजेक्ट का विलंब नहीं होता है, वो सिर्फ धन के खर्चे से जुड़ा विषय नहीं होता है। जब कोई भी काम अटक जाता है, रुक जाता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरे गरीब परिवारों को होता है, मेरी गरीब भाइयों बहनों को होता है। हम 9 महीने के भीतर भीतर मंगलयान पहुंच सकते हैं, यह हमारा सामर्थ्य है। 9 महीने के भीतर भीतर यहां से मंगलयान पहुंच सकते हैं। लेकिन मैंने एक बार सरकार के कामकाज का लेखा जोखा हर महीने लेता रहता हूं। एक बार ऐसी बात मेरे ध्यान में आई, 42 साल पुराना एक प्रोजेक्ट, 70-72 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रेल का, 42 साल से अटका पड़ा था, लटका पड़ा था। भाइयों बहनों, 9 महीने में मंगलयान पहुंचने का सामर्थ्य रखने वाला मेरा देश 42 साल तक 70-72 किलोमीटर एक रेल की पटरी न बिछा दे, तब गरीब के मन में सवाल उठता है कि मेरा देश का क्या होगा। और ऐसी चीजों पर हमने ध्यान दिया है। इन चीजों में बदलाव लाने के लिए हमने
नई नई टेक्नोलॉजी, जियो टेक्नोलॉजी का विषय हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का विषय हो, इन सारी चीजों को जोड़ करके हमने उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा, एक समय था यूरिया के लिए राज्य और केंद्र के बीच में तनाव चलता था, केरोसिन के लिए राज्य और केंद्र के लिए तनाव चलता था। एक ऐसा माहौल था जैसे केंद्र बड़ा भाई है, राज्य छोटा भाई है। हमने पहले दिन से दिशा में काम किया, क्योंकि लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि देश के विकास में राज्यों की कितनी अहमियत है, मुख्यमंत्रियों का कितना महत्व है, राज्यों की सरकारों का कितना महत्व है, इसको मैं भली भांति समझता हूं। हमारे देश के बच्चों के विकास में कुपोषण एक बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है, एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बना हुआ है। मुझे मेरे देश को कुपोषण से मुक्त कराना है, इसलिए मैं बेचैन हूं। मेरे देशवासियों, मैं व्याकुल हूं ताकि गरीब तक समुचित हेल्थ कवर प्राप्त हो, इसके लिए मैं बेचैन हूं, ताकि मेरे देश का सामान्य व्यक्ति भी बीमारी से लड़ सके, भिड़ सके। भाइयों बहनों, मैं व्याकुल भी हूं, मैं व्यग्र भी हूं। मैं व्यग्र हूं ताकि अपने नागरिक को क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग, उसका अवसर प्रदान हो, उसमें भी सुधार आए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं व्याकुल भी हूं, मैं व्यग्र हूं, मैं अधीर भी हूं। क्योंकि चौथी औद्योगिक क्रांति, जो ज्ञान के अधिष्ठान पर चलने वाली चौथी औद्योगिक क्रांति है, उस चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व आईटी जिसके उंगलियों पर है, वो मेरा देश उसकी अगुवाई करे, इसके लिए मैं अधीर हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आतुर हूं क्योंकि चाहता हूं कि देश अपनी क्षमता और संसाधनों का पूरा लाभ उठाए और विश्व में गर्व के साथ हम आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, जो हम आज हैं, हम कल उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें ठहराव मंजूर नहीं है, हमें रुकना मंजूर नहीं है, और झुकना तो हमारे स्वभाव में नहीं है। ये देश न रुकेगा न झुकेगा, ये देश न थकेगा। हमें नई ऊंचाइयों पर आगे चलना है, उत्तरोत्तर प्रगति करते चल रहा है। भाइयों बहनों, वेद से वर्तमान तक विश्व की चीर पुरातन विरासत के हम धनी है। हम पर इस विरासत के आशीर्वाद है। उस विरासत ही हमारे आत्मविश्वास की बदौलत है। उसको लेकर के हम भविष्य के और आगे बढ़ना चाहते। और मेरे प्यारे देशवासी, हम सिर्फ भविष्य देखने वाले अटकना नहीं चाहते हैं, हम भविष्य भी देखना चाहते हैं, लेकिन भविष्य के उस शिखर को भी पहुंचना चाहते हैं। भविष्य के शिखर को सपना लेकर के हम चलना चाहते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक नई आशा, नया उमंग, नया विश्वास, देश उसी से चलता है, देश उसी से बदलता है। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नवयुग है, ये नव भारत है, ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। ये नवयुग है, नव भारत है। हम निकल पड़े हैं,
हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है, जिद है, जिद है, एक सूर्य उगाना है, जिद है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, फिर एक बार आजादी के पावन पर्व पर आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए आइए जय हिंद के मंत्र के साथ उच्च स्वर से मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 मातरम। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? मुश्किल चुनौतियों को नहीं उठाएंगे तो चलने का मिजाज कहां से बनेगा? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हमने हमेशा ऊंचे निशान रखने चाहिए और हमने रखा है, लेकिन वो हवा में नहीं है। आजादी के 70 साल बाद हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचे थे। 70 साल की हमारी विकास यात्रा ने हमें $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाया था, लेकिन 2014 से 2019 5 साल के भीतर भीतर हम लोग $2 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन पहुंच गए। $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। अगर 5 साल में 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीवन भी बेहतर बनाने की सुविधा बनती है। छोटे से छोटे व्यक्ति के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं, और ये अवसर पैदा करने के लिए देश के आर्थिक क्षेत्र में हमें इस बात को आगे ले जाना है। जब हम सपना देखते हैं कि देश के किसान की आय 2 गुनी होनी चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल हिंदुस्तान में कोई परिवार गरीब से गरीब भी उसका पक्का घर होना चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल जब करें तब देश के हर परिवार के अंदर बिजली होनी चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल करे तब हिंदुस्तान के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी हो, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा हो, ये सारे जब सपने देखते हैं, हमारे समुद्री संपत्ति, ब्लू इकोनॉमी, इस क्षेत्र को हम बल दें, हमारे मछुआरे भाइयों बहनों को हम ताकत दें, हमारा किसान अन्नदाता है, ऊर्जादाता बने, हमारा किसान ये भी एक्सपोर्टर क्यों न बने, दुनिया के हमारे अंदर हमारे किसानों के द्वारा पैदा की हुई चीजों का डंका क्यों न बजे। इन सपनों को लेकर के हम चलना चाहते हैं। हमारे देश को एक्सपोर्ट बढ़ाना ही होगा। हम सिर्फ दुनिया हिंदुस्तान को बाजार बना करके देखें, हम भी
दुनिया के बाजार में पहुंचने के लिए भरसक प्रयास करें। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में दुनिया के एक एक देश की जो ताकत होती है, छोटे छोटे देशों की, वो ताकत हमारे एक एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। हमने इस सामर्थ्य को समझना है, इस सामर्थ्य को हमने चैनलाइज करना है और हमारे हर जिले एक्सपोर्ट हब बनने की दिशा में क्यों न सोचे। हर जिले का अपना हैंडीक्राफ्ट है, हर जिले के अंदर अपनी अपनी विशेषताएं। अगर किसी जिले के पास इत्र की पहचान है तो किसी जिले के पास साड़ियों की पहचान है, किसी जिले के पास अगर बर्तन मशहूर है उसके तो किसी जिले में मिठाई मशहूर है। हर एक के पास विविधता है, सामर्थ्य है। हमने ग्लोबल मार्केट के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट से उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो और इस विविधता को दुनिया को परिचित कराते हुए हम अगर उसको एक्सपोर्ट में बल देंगे, दुनिया के मार्केट को कैप्चर करने की दिशा में हम काम करेंगे तो देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, माइक्रो लेवल के इंडस्ट्रीज को इसके कारण एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और उस ताकत को हमने बढ़ाना है। हमारा देश टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, दुनिया के लिए अजूबा हो सकता है, लेकिन किसी न किसी कारण से जितनी तेजी से हमने वो करना चाहिए हम नहीं कर पाए हैं। आइए हम सभी देशवासी तय करें कि हमें देश के टूरिज्म को बल देना है। क्या हम उस काम के लिए, टूरिस्ट जब बढ़ता है कम से कम पूंजी निवेश से ज्यादा रोजगार मिलता है, देश की इकोनॉमी को बल मिलता है और दुनिया भर के लोग आज भारत को नए सिरे से देखने के लिए तैयार है। हम सोचें कि दुनिया हमारे देश कैसे आए, हमारे टूरिज्म के क्षेत्र को कैसे बल मिले और इसके लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की व्यवस्था हो, सामान्य मानवी की आमदनी बढ़ाने की बात हो, बेहतर शिक्षा, नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो, मध्यम वर्ग के लोगों को बेहतर सपनों को साकार करने के लिए, ऊंची उड़ान के लिए सारे लॉन्चिंग पैड उनको लिए अवेलेबल होने चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों को बेहतर संसाधनों के लिए पूरी सुविधा हो, हमारी सेना के पास बेहतर सरंजाम हो, वो भी देश में बिना बना हुआ हो। तो मैं मानता हूं ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भारत को एक नई शक्ति दे सकते हैं। इस कोरोना के कालखंड में अनेक हमारे भाई बहन इस कोरोना के संकट में प्रभावित हुए हैं, कई परिवार प्रभावित हुए हैं, कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं ऐसे सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता हूं और इस कोरोना के खिलाफ मुझे विश्वास है 130 करोड़ देशवासियों की अदम्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति हमें उसमें भी विजय दिलाएगी और हम विजयी होके रहेंगे। मुझे विश्वास है कि पिछले दिनों भी हम एक प्रकार से अनेक संकटों से गुजर रहे। बाढ़ का प्रकोप, खास करके नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत के कुछ इलाके, कहीं लैंडस्लाइड, अनेक दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं उन परिवारों के प्रति भी मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ऐसी संकट की घड़ी में हमेशा देश एक बनकर के, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम मिलकर के तत्काल जितनी भी मदद पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का पर्व हमारे लिए
ये स्वतंत्रता का पर्व आजादी के वीरों को याद कर करके नए संकल्पों की ऊर्जा का एक अवसर होता है। एक प्रकार से हमारे लिए ये नई प्रेरणा लेकर के आता है, नया उमंग, नया उत्साह लेकर के आता है। और इस बार तो हमारे लिए संकल्प करना बहुत आवश्यक भी है और बहुत शुभ अवसर भी है, क्योंकि अगला जब हम आजादी का पर्व मनाएंगे तब हम 75 वर्ष में प्रवेश करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए आज आने वाले 2 साल के लिए बहुत बड़े संकल्प लेकर के हमें चलना है। 130 करोड़ देशवासियों को चलना है। आजादी के 75 वर्ष में जब प्रवेश करेंगे और आजादी के 75 वर्ष जब पूर्ण होंगे, हम हमारे संकल्पों की पूर्ति का एक महापर्व के रूप में उसको भी मनाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पूर्वजों ने अखंड एक निष्ठ तपस्या करके त्याग और बलिदान की उच्च भावनाओं को प्रस्तावित करते हुए हमें जिस प्रकार से आजादी दिलाई है, उन्होंने न्यौछावर कर दिया है। लेकिन हम ये बात न भूलें कि गुलामी के इतने लंबे कालखंड में कोई भी पल ऐसा नहीं था, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था कि जब आजादी की ललक न उठी हो, आजादी की इच्छा को लेकर के किसी ने प्रयास न किया हो, जंग न किया हो, त्याग न किया हो और एक प्रकार से जवानी जेलों में खपा दी, जीवन के सारे सपनों को फांसी के फंदों को चूम करके आहूत कर दिया। ऐसे वीरों को नमन करते हुए और फिर एक तरफ सशस्त्र क्रांति का दौर, दूसरी तरफ जन आंदोलन का दौर, पूज्य बापू के नेतृत्व में राष्ट्र जागरण के साथ जन आंदोलन की एक धारा ने आजादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी और हम आजादी के पर्व को आज मना पा रहे हैं। इस आजादी के जंग में भारत की आत्मा को कुचलने के भी निरंतर प्रयास हुए, अनगिनत प्रयास हुए। भारत को अपनी संस्कृति, परंपरा, रीत रिवाज इन सब से उखाड़ फेंकने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। वो कालखंड था, सैकड़ों सालों का कालखंड था। शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपने चरम पर था और कुछ लोग तो ये मान के चलते थे कि हम तो यावत चंद्र दिवाकरो यहां पर राज करने के लिए आए हैं। लेकिन आजादी की ललक ने उनके सारे मंसूबों को जमीन दोस्त कर दिया। उनकी सोच थी कि इतना बड़ा विशाल देश, अनेक राजे रजवाड़े, भांति भांति की बोलियां, पहनवेश, खान पान, अनेक भाषाएं, इतनी विविधताओं के कारण बिखरा हुआ देश कभी एक होकर के आजादी का जंग लड़ नहीं सकता है। लेकिन इस देश की प्राण शक्ति वो पहचान नहीं पाए। अंतर्भूत जो प्राण शक्ति है, एकता का सूत्र जो हमें सबको बांध करके रखा हुआ है, उसने आजादी के उस पर्व में पूरी ताकत के साथ जब वो मैदान में आया तो देश आजादी के जंग में विजयी हुआ। 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है। इन सारे प्रयासों के साथ ही देश मिशन
सर्कुलर इकोनॉमी, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, इस पर भी बल दे रहा है। हमारी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज G20 में, G20 के जो देशों का समूह है, उसमें भारत एकमात्र देश ऐसा है जो अपने क्लाइमेट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने इस दशक के अंत तक रिन्यूएबल एनर्जी के 450 गीगावाट का लक्ष्य तय किया है। 2030 तक 450 गीगावाट। इसमें से 100 गीगावाट के लक्ष्य को भारत ने तय समय से पहले हासिल कर लिया है। हमारे ये प्रयास दुनिया को भी एक भरोसा दे रहे हैं। ग्लोबल स्टेज पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन इसका बड़ा उदाहरण है। भारत आज जो भी कार्य कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्लाइमेट जंप देने वाला है। क्लाइमेट के क्षेत्र में क्वांटम जंप देने वाला है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बढ़ाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप के लिए आज दस्तक दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी का आज का भारत बड़े लक्ष्य गढ़ने और उन्हें प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। आज भारत उन विषयों को भी हल कर रहा है जिनके सुलझाने में दशकों से, सदियों से इंतजार था। आर्टिकल 370 को बदलने का ऐतिहासिक फैसला हो, देश को टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने वाली व्यवस्था, जीएसटी हो, हमारे फौजी साथियों के लिए वन रैंक वन पेंशन का निर्णय हो, राम जन्मभूमि केस का शांतिपूर्ण समाधान, ये सब हमने बीते कुछ वर्षों में सच होते देखा है। त्रिपुरा में दशकों बाद ब्रू रियांग समझौता होना हो, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना हो, या फिर जम्मू कश्मीर में आजादी के पहली बार बीडीसी और डीडीसी चुनाव, भारत की संकल्प शक्ति लगातार सिद्ध कर रहा है। आज कोरोना के दौर में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है। भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता नहीं है,
रुकता नहीं है। हम सबको सोचना होगा कि हम कब तक दुनिया के और लोगों पर निर्भर रहेंगे। क्या हमारे देश का अन्न की आवश्यकता हो, हम आउटसोर्स कर सकते हैं क्या? जब देश ने तय कर लिया कि हमारा पेट हम खुद भरेंगे, देश ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? एक बार संकल्प लेते हैं तो होता है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज के हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। मेरे साथियों, आज जब ये बात हमने सुनी, आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं दी? और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है। उनको आज मैं सलाम करता हूं, क्योंकि सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के चलता है। मौत और जिंदगी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता है, और तब बीच में वो डट करके खड़ा होता है। और वो मेरा सेना का जवान तय करे कि हम 300 ऐसी चीजों अब लिस्ट करते हैं जो हम विदेश से नहीं लाएंगे, हमारे देश की। ये संकल्प छोटा नहीं। मुझे इस संकल्प में भारत के आत्मनिर्भर भारत के उज्जवल भविष्य के वो बीज मैं देख रहा हूं, तो इस सपने को वटवृक्ष में परिवर्तित करने वाले हैं। सैल्यूट, सैल्यूट मेरे सेना के अधिकारियों को, सैल्यूट। मैं आज मैंने छोटे छोटे बालकों को 5 साल 7 साल की आयु के बाद उनको भी सैल्यूट करना चाहिए, उनको भी सलाम करना चाहिए। जब देश के सामने चेतना जगी, मैंने सैकड़ों परिवारों से सुना है, 5-5, 7 साल के बच्चे घर में कह रहे हैं कि अब हम विदेशी खिलौने से नहीं खेलेंगे। 5 साल का बच्चा घर में विदेशी खिलौने से नहीं खेलेंगे, ये जब संकल्प करता है ना, तब आत्मनिर्भर भारत उसकी रगों में दौड़ता है। आज देखिए, पीएलआई स्कीम 1 लाख करोड़ रुपया दुनिया के लोग हिंदुस्तान में अपना नसीब आजमाने आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं।
रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो, आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा। आज हमारी मेट्रो कोचिज, हमारी वंदे भारत ट्रेन विश्व के लिए आकर्षण बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें आत्मनिर्भर बनना है हमारे एनर्जी सेक्टर में। हम कब तक एनर्जी के सेक्टर में किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे? और हमें सोलार का क्षेत्र हो, विंड एनर्जी का क्षेत्र हो, रिन्यूएबल के और भी जो रास्ते हो, मिशन हाइड्रोजन हो, बायोफ्यूल की कोशिश हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाने की बात हो, हमें आत्मनिर्भर बन करके इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज प्राकृतिक खेती भी आत्मनिर्भर का एक मार्ग है। फर्टिलाइजर से जितनी ज्यादा मुक्ति, आज देश में नैनो फर्टिलाइजर के कारखाने की नई आशा लेकर के आए हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती आत्मनिर्भर को ताकत दे सकती है। आज देश में रोजगार के क्षेत्र में ग्रीन जॉब के नए नए क्षेत्र बहुत तेजी से खुल रहे हैं। भारत ने नीतियों के द्वारा स्पेस को खोल दिया। ड्रोन की बहुत दुनिया में सबसे प्रगतिशील पॉलिसी लेकर के आए हैं। हमने देश के नौजवानों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्राइवेट सेक्टर को भी आह्वान करता हूं, आइए हमें विश्व में छा जाना है। आत्मनिर्भर भारत का ये भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में भारत पीछे नहीं जाएगा। हमारे लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट हमें उस करके हमें दुनिया में जाना होगा। हमें स्वदेशी पर गर्व करना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी और देश ने उसको प्राथमिकता दी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है। इनोवेशन की ताकत देखिए। आज हमारा यूपीआई भीम, हमारा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक की दुनिया में हमारा स्थान आज विश्व में रियल टाइम 40% अगर डिजिटल फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन होता है तो मेरे देश में हो रहा है। हिंदुस्तान ने ये करके दिखाया। मेरे प्यारे देशवासियों, अब हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। आज मुझे खुशी है, हिंदुस्तान के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर गांवों में विकसित हो रहे हैं। गांव के नौजवान बेटे बेटियां कॉमन सर्विस सेंटर चला रही है। देश गर्व कर सकता है कि गांव के क्षेत्र में 4 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर का तैयार होना और
सारी सेवाएं लोग, गांव के लोग उनके यहां लेने के लिए आदी बन जाए, ये अपने आप में टेक्नोलॉजी हब बनने की भारत की जो ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट है, जो सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम मांड रहे हैं, 5G की ओर कदम मांड रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रहे हैं, ये सिर्फ आधुनिकता की पहचान है, ऐसा नहीं है। 3 बड़ी ताकतें इसके अंदर समाई हुई। शिक्षा में आमूलचूल क्रांति, ये डिजिटल माध्यम से आने वाली। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल क्रांति डिजिटल से आने वाली है। कृषि जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल से आने वाला है। एक नया विश्व तैयार हो रहा है। भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए, और मैं साफ देख रहा हूं तो ये डेकेड मानव जात के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। भारत के लिए तो ये डेकेड जिसका मन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आईटी की दुनिया में भारत ने अपना एक लोहा बनवा लिया है, तो ये डेकेड का सामर्थ्य भारत के प्यास है। हमारा अटल इनोवेशन मिशन, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर, हमारे स्टार्टअप एक नया पूरा क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर लेकर के आ रहे हैं।